हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। आज ये कंबस्शन एंड फ्लेम का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बातें करेंगे कुछ थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन और थोड़ी एडवांस बातों के बारे में कि कंबस्शन होता क्या है, फ्लेम क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं। हमने इसके आगे वाले जो चैप्टर था उसमें हमने कुछ बातें की थी। हमने जाना था कि फ्यूल्स क्या होते हैं और पेट्रोलियम, कोल क्या होते हैं और पेट्रोलियम में से हमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्यूल्स के नाम दिए हुए हैं। काऊ डंग है, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सब जो फ्यूल है उसमें से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पेट्रोल है उसको हम व्हीकल में यूज़ करते हैं उनको ड्राइव करने के लिए। जो डीजल होता है उसको हम यूज़ करते हैं हैवी व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए। ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसको हम अपने घर पे यूज़ करते हैं फूड को कुक करने के लिए, और फैक्ट्रीज में ये यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में। और हम सीएनजी को व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं और सीएनजी को ऐसे सिलेंडर में हम फिल करके उसको यूज़ करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कोल है तो कोल के भी यूज़ हमें पता था कि जो फूड है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। जो थर्मल प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज़ करते हैं। रेलवे इंजिन्स में कोल का यूज़ होता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। वुड के भी यूज़ होते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि वुड का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। सो आई हैव नो नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन अ डिटेल। सो ये सब बेसिकली फ्यूल्स है जिनका यूज़ हम एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं और वो एनर्जी को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी लाइफ है वो आसान हो सके। तो यहाँ पे ये तो कुछ थोड़ी इंट्रोडक्शनरी बातें थी। और अब हम देखते हैं कि जो कैंडल होती है, ये एक कैंडल है। तो जब एक कैंडल बर्न होती है और एक कोल बर्न होता है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कैंडल होता है वो फ्लेम के साथ बर्न होती है और जो कोल होते हैं वो बर्न होते हैं पर उसमें फ्लेम प्रेजेंट नहीं होती। ये जो फ्लेम है उसका मतलब है अ ग्लोइंग पार्ट ऑफ फायर is called flame। यहाँ पे this is a glowing part of fire, so we can say the flame is present in a candle burn with flames and coal doesn't burn with flames। अब हम देखते हैं जो कंबस्चन होता है, कंबस्चन एंड फ्लेम ये चैप्टर का नाम है। इसमें ये जो कंबस्चन है उसका मतलब क्या होता है। तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। ऐसी केमिकल प्रोसीजर कि जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है केमिकल, उनको हम बोलते हैं कंबस्चन। जैसे कि यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तब ये जो मैग्नीशियम है वो एयर में बर्न करता है और उसके बर्निंग के साथ ये हीट को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी केमिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंबस्चन। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जो कोल होता है वो एक सब्सटेंस है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एयर में बर्न होता है और वो हीट को प्रोड्यूस करता है। तो इस केमिकल प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंबस्चन। और ये जो सब्सटेंस है जो कंबस्चन जिनका होता है उनको हम कंबुस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, उनको हम बोलते हैं कंबुस्टेबल, और उनको हम फ्यूल भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है वो एक फ्यूल है, वो एक कंबुस्टेबल है। ये जो कोल है वो एक फ्यूल है, वो एक कंबस्टेबल है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कंबशन होता है उनको हम बोलते हैं कंबुस्टेबल। यहाँ पे जो फ्यूल है
वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यहाँ पे वुड, कोल, चारकोल जो है वो सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल है। पेट्रोल, डीजल जो है वो लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल है। हमें एक क्वेश्चन होता है कि हम जो फूड ईट करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है? फिर से, ये जो फूड है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है? ऐसा हम कह सकते हैं? जी हाँ, हम कह सकते हैं। बिकॉज ये जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में ब्रोकन डाउन होता है और उसकी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ होती है और उसके बाद वो हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के एंड पे। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो इसी को तो हम बोलते हैं कंबस्शन। तो दिस फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। यस, फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहां पे 3 बीकर लेते हैं, ठीक है। केस ए में हम क्या करेंगे कि एक कैंडल को यहां पे जलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर बीकर को उल्टा इस तरीके से रखेंगे कि नीचे स्पेस रह सके, ठीक है। तो अगर नीचे की ओर हम स्पेस को रहने देते हैं, यानी कि जो बाहर की एयर है वो नीचे से कैंडल जहां पे है वहां फ्लो कर सकती है, इस केस में नीचे थोड़ी स्पेस हम रहने देते हैं, तो ये कैंडल जो है वो क्या कंटिन्यूस ग्लो करेगी? तो हम आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं भी आपको ये एक्सपेरिमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल है वो कंटिन्यूसली ग्लो करती है, वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, वो जलती रहती है। केस बी में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो स्पेस है उसको यहाँ पे स्पेस नहीं रहने देते, तो उससे ये जो कैंडल है वो थोड़ी देर के लिए बर्न करेगी, उसके बाद वो फ्लिकर्स होगी और उसके बाद ये जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी, ठीक है। और ये सी केस में क्या है कि ये बुझ जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस है वो है ही नहीं, ये जो एयर का जो फ्लो है वो फ्लो हो ही नहीं रहा इस केस में। तो ये ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो कंबस्शन होता है उसको होने के लिए एयर की जरूरत होती है, उसके होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना किसी भी चीज का कंबस्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये कंबस्शन में ही जाना कि कंबस्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन द सब्सटेंस इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड गिव हीट इज कॉल्ड द कंबस्शन। तो इसी तरीके से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना जरूरी होता है। यहां पे क्या था, यहां पे केस ए में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता था क्योंकि एयर का सप्लाई हो सकता था, नीचे स्पेस थी। बी केस में तब तक ये कैंडल जलती रही जितना उसको ऑक्सीजन मिला। जब ऑक्सीजन का अमाउंट जो इस बीकर में है वो खत्म हो गया तब ये बुझ गई। तो इसी केस में केस सी में क्या था कि ये जो कैंडल है वो नहीं जलती, वो बुझ जाती है क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो किसी भी कंबशन को होने के लिए, किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे फायर को कैच करते हैं, जिसका एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको बताता हूं कि जो एक पेपर होता है, जो कॉमन पेपर होता है, जो ऐसा ये जो पेपर है, तो अगर मैं इस पेपर को बर्न करता हूं, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी से बर्न हो जाएगा। और अगर मेरे पास एक पीस ऑफ वुड है, अगर मैं उसको बर्न करता हूं तो उसको बर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसकी जगह पे अगर जो पेट्रोल होता है, अगर मैं ये करना नहीं है बेटा, ये सिर्फ कह रहा हूं मैं, जो पेट्रोल है अगर उसमें हम थोड़ी बहुत भी अगर चिंगारी भी उसको लग जाती है तो वो बहुत जल्दी से जलने लगता है। तो ये जो 3 एग्जांपल मैंने दिए आपको, पेट्रोल, पेपर और पीस ऑफ वुड, तो इन तीनों में बहुत जल्दी कौन जलता है? पेट्रोल जलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस का जो कंबशन होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत हीट देने से ही वो उसका कंबशन होने लगता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको बर्न करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है।
तो इस तरीके से वो वेरी करता है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम देखेंगे कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। फिर से कहता हूं, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसका यह मतलब है कि ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई जो सब्सटेंस है उसमें आग लगती है उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इसका एक एक्सपेरिमेंट मैंने अच्छे से किया है पेपर, पीस ऑफ पेपर और पीस ऑफ वुड का, तो वो अब आप इस वीडियो में देखिए। Hello everyone, today we are going to perform an experiment. Here we have three things: a matchbox, a piece of wood, and a piece of paper. So let's start our experiment. Now we are going to burn this paper. And now it's burning! So now we are going to try to burn this piece of wood. So this wood is not catching a fire as fast as the paper. Now it's burning! It takes few time to burn. Now we can see that this wood is burning, but it takes a few minutes. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. So here we have two things, paper and a piece of wood. So the paper is burned faster than that of wood because the ignition temperature of the paper is low. तो दोस्तों देखा आपने कि जो पीस ऑफ पेपर था वो 1-2 सेकंड में जलने लगा और जो वुड था, पीस ऑफ वुड था, उसको जलने में अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 सेकंड्स लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पेपर था उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है। उसको जलने के लिए एक थोड़ी हीट देनी पड़ती है, बहुत कम हीट देनी पड़ती है, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है कंपेयर टू वुड। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैंने एक ग्राफ को ड्रॉ किया है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि ये इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। यहां पे जो हीट होगी वो 0 होगी। अभी हम क्या करते हैं, एक तरफ केरोसिन ऑयल रखते हैं, एक तरफ वुड रखते हैं। दोनों को हम अभी दोनों की जो हीट हमने देना शुरू नहीं किया, तब ये 0 पे है, यहाँ पे है 0 पे। ठीक है, अब हम थोड़ी हीट देना शुरू करते हैं, दोनों को एक साथ थोड़ा बहुत हीट देना शुरू किया। ठीक है, दोनों को हीट देना शुरू किया। यहाँ पे क्या है, केरोसिन है, यहाँ पे क्या है, वुड है। दोनों को हीट देना शुरू किया तो ये जो हीट है वो यहां से इंक्रीज हुई और यहां पे दोनों को हम हीट देते हैं। दोनों को जब हीट दी तो वो इंक्रीज हुई, यहां तक हमने हीट दी तो ये जो केरोसिन ऑयल है वो जलने लगा, पर उतनी ही हीट पे, उतनी ही एनर्जी पे ये जो वुड है वो नहीं जलता। ये जो केरोसिन है वो जलने लगा। अब हमने क्या किया कि इसकी हीट बढ़ाई। ये जो वुड को जो हम हीट दे रहे थे उसको मैंने बढ़ाया तो बहुत सारा हीट को ज्यादा करने के बाद ये जो वुड है वो बर्न हुआ, उसमें उसका कंबस्शन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है, क्योंकि वो थोड़ी सी हीट देने से, थोड़ा सा टेम्परेचर देने से उसका कंबस्शन हो गया। अब आपको अच्छे से समझ आई होगी चीजें। फिर से एक बार अब हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिसपे कोई जो सब्सटेंस है वो कंबशन होता है, जो सब्सटेंस है वो बर्न होता है, उसमें फायर होता है, तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर, बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल इट वुड still not catch fire. Does it mean that the ignition temperature of the kerosene oil is lower than that of wood? Yes, the ignition temperature of the kerosene is low than that of wood. क्योंकि हमने जो इतना
कम टेम्परेचर दिया, उस पर ये जो केरोसिन है उसका कंबर्शन हुआ, पर इतने टेम्परेचर पे ये जो वुड है उसका कंबर्शन अभी नहीं हुआ। हमने यहाँ पे जो हीट है उसको इंक्रीज किया और यहाँ जाके ये जो वुड है वो बर्न हुआ, उसका कंबर्शन हुआ। तो वी कैन से दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जिसमें हम 2 पेपर लेते हैं और 2 पेपर को हम इस तरीके से कुछ फोल्ड कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। और एक पेपर को नाम देते हैं ए और दूसरे पेपर को नाम देते हैं बी। अब ये जो दोनों पेपर है उसमें से ये जो पेपर ए है उसमें हम ऐसे थोड़ा सा पानी यहाँ पे फिल करते हैं, वाटर को फिल करते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। अब इन दोनों पेपर्स को हम यहाँ पे दोनों कैंडल की जो फ्लेम है उसके ऊपर ऐसे जो टच हो सके इस तरीके से उसको रखते हैं। और अब हमें इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है, अब यहाँ पे क्या होता है। तो अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो पेपर बी है वो इस तरीके से जलने लगेगा, इसमें आग लग जाएगी कुछ इस तरीके से। पर जो पेपर ए है उसमें यहाँ पे आग नहीं लगती। अब ये एक शॉकिंग चीज़ है कि यहाँ पे ये जो आग है वो क्यों नहीं लगती, व्हाट इज़ द रीज़न। हमने यहाँ पे पानी को फिल किया है तो यहाँ पे ये तो कप तो पेपर का है, ठीक है, पर हमने सिर्फ यहाँ पे पानी को फिल किया है। तो सिर्फ पानी को फिल करने से यहाँ पे ये जो पेपर है वो बर्न नहीं होता। सो इसके पीछे कौन से फिनोमिनॉन्स होते हैं, क्या रीज़न हो सकता है इनके पीछे, तो देखते हैं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर थ्रू कंडक्शन, कि यहाँ पे हमने ये जो हीट को सप्लाई किया तो ये जो हीट है वो ये पेपर के कप के थ्रू यहाँ पे पानी में चली गई थ्रू कंडक्शन। अब हमें ये क्वेश्चन होता है कि ये कंडक्शन क्या है, तो द प्रोसेस बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन, कि यहाँ पे ये जो हीट है वो ये मटेरियल, यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल है वो पेपर है, तो ये जो हीट है वो ये पेपर के थ्रू पास होके ये वाटर में चली जाती है, तो इसे हम कहेंगे कंडक्शन। तो ये कंडक्शन की वजह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है वाटर में और ये जो पेपर कप है वो नहीं जलता। एक और चीज़ है कि यहाँ पे ये जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है उसकी वजह से जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है, जितना पेपर को मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसमें आग लगने के लिए, वहाँ तक ये जो हीट है वो नहीं पहुँचती। ये जो हीट है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है टू दी वाटर, तो जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो रीच नहीं करता, इसीलिए पेपर में आग नहीं लगती। तो यहाँ पे ये जो पेपर ए है उसमें आग नहीं लगती, बी है उसमें आग लगती है, उसके पीछे कंडक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। The substance which have very low ignition temperature can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ऐसे सब्सटेंस को अगर हम हीट देते हैं, अगर थोड़ी सी भी हीट देते हैं तो ऐसे सब्सटेंस में आग लग जाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और उसमें बहुत कम टेम्परेचर पे भी आग लगती है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल है पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी। अब जो आग लगती है उसे हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो हमें सबको पता है कि 3 रिक्वायरमेंट्स होती है जिनकी ज़रूरत होती है किसी चीज़ में आग लगने के लिए। पहली रिक्वायरमेंट है फ्यूल, कि फ्यूल का होना ज़रूरी है, फ्यूल के बिना आग नहीं लगती। हम कहाँ आग लगाएंगे, फ्यूल में तो लगाएंगे। तो जो भी चीज़ में आग लगती है वो फ्यूल में लगती है, तो फ्यूल रिक्वायर्ड है। उसके बाद में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि यहाँ से जो एयर का फ्लो था
वो इस ए केस में था, इसीलिए यहाँ पे ये जो फ्लेम है वो जलती रहती थी। पर बी और सी केस में O2 जो ऑक्सीजन है, एयर का सप्लाई है, वो नहीं था, इसीलिए ये चीज़ें बुझ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एयर का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई भी किसी चीज़ में आग लगने के लिए ज़रूरी होता है। और थर्ड चीज़ होती है हीट, कि हम हीट देंगे किसी फ्यूल को तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक तो हमें हीट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ हीट की भी ज़रूरत होती है किसी सब्सटेंस को जलने के लिए। अब हम देखते हैं कि किसी प्लेस पे अगर आग लगती है तो उससे हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो हम ऐसी आग के ऊपर पानी डालते हैं, तो ये जो पानी है वो टेम्परेचर को कम करने का काम करेगा। यहाँ पे ये जो हीट है उसको कम करेगा और उसको इतना कम करेगा कि जो फ्यूल है उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी वो हीट जो है वो कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। इस तरीके से ये जो पानी है वो फायर को एलिमिनेट करता है। और ये जो पानी होता है वो यहाँ पे इस हीट की वजह से, जब इस पानी को हम यहाँ पे पोर करते हैं तो इस हीट की वजह से ये जो पानी है उसका वेपर में कन्वर्जन होता है और ये जो वेपर है वो यहाँ पे एक लेयर, एक ब्लैंकेट बना लेता है और यहाँ जो एयर है उसका इसके साथ जो कॉन्टैक्ट है उसको ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से ये जो वाटर है उसकी हेल्प से हम फायर को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो फ्यूल होता है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जो एक बिल्डिंग है अगर उसमें आग लगी है तो यहाँ पे ये एंटायर बिल्डिंग फ्यूल की तरह काम करती है। यहाँ पे हम जो बिल्डिंग है उसको तो रिमूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो फ्यूल होता है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन बच गए दो, जो एयर है उसको, उसके सप्लाई को कट ऑफ करना है और जो सेकंड है वो हीट को कम करना है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी कम। तो इन दोनों चीज़ों से हम जो फायर है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और यहाँ पे पेट्रोल और जो डीजल है, तो इन चीज़ों में जब आग लगती है तो वहाँ पे हम जो फायर होता है उसको किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में हमने वाटर का यूज़ किया तो वो बिगड़ जाएगी। और जो पेट्रोल डीजल है अगर उसमें जब फायर लगता है और हमने वाटर का यूज़ किया तो वहाँ से वो फायर को एलिमिनेट नहीं करेगा। तो ऐसी जगहों पे जैसे कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आग लगती है तो वहाँ से फायर को एलिमिनेट करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करना होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको इस तरीके से ऐसे जो सिलेंडर होते हैं उसमें फिल किया जाता है हाई प्रेशर से, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस तरीके से फायर को एलिमिनेट करता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो O2 से हैवी होता है वेट में। तो जब यहाँ पे जो एयर का सप्लाई होता है फायर को, इससे ये जलता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब हम इसको यहाँ पे रिलीज करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होने की रीजन से यहाँ पे ब्लैंकेट का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है उसको कट ऑफ कर देता है और ये जो फायर है वो एलिमिनेट हो जाती है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं फायर को एलिमिनेट करने के लिए। अब कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं कि रैपिड कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है और एक्सप्लोजन क्या होता है। तो रैपिड कंबशन का मतलब है we find that the gas burns rapidly and produce heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. हमें पता है कि ये जो गैस बर्नर्स होते हैं उसमें हम ये जो लाइटर होता है और जो मैच बॉक्स होता है उसकी अगर एक चिंगारी भी लग जाती है तो इसमें आग लग जाती है बहुत जल्दी से, रैपिडली। तो ऐसे जो कंबस्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्शन। अगर हम रैपिड कंबस्शन के कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो जो कैंडल होती है उसको हम बर्न करते हैं तो उसे ही हम कहेंगे कि रैपिड कंबस्शन है, वो एक एग्जांपल है रैपिड कंबस्शन का। गैस के स्टोव को बर्न करना, पेपर का जलना,
ये जो वुड है वो बर्न होना और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बर्न होना। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबस्शन। अब हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है। द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। यहां पे ये वर्ड जरूरी है कि द मटेरियल suddenly burst into flames without the application of apparent cause is called spontaneous combustion। कि ऐसा combustion जिसमें जो मटेरियल होता है वो सडनली बर्स्ट करता है इनटू फ्लेम्स और उसमें हम कुछ अप्रेंट्स को अप्लाई नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं तो ये ड्राई लीव्स है, तो ये जो ड्राई लीव्स में फायर होती है तो फायर बर्स्ट में होती है, बर्स्ट में फ्लेम्स प्रोड्यूस होती है। तो ये सब है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के एग्जांपल। बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, बर्निंग ऑफ कोल डस्ट, बर्निंग ऑफ अल्कली मेटल्स और बर्निंग ऑफ लिंसीड ऑयल, बर्निंग ऑफ पिस्टेचियो नट्स। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अब हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन क्या होता है। We generally have a firework on a festival days. When a crackers is ignited, a sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such reaction is called explosion. ऐसे रिएक्शन को, ऐसे कंबस्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं जिनमें हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें जब हम उसको फायर देते हैं तो उसमें ये क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट, हीट और साउंड। तो ऐसे जो कंबस्शन होते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ गन पाउडर, बर्निंग ऑफ एक्सप्लोजन और जो बॉम्ब डायनेमिक्स होते हैं, डायनेमाइट्स होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एक्सप्लोजन के हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट, हीट और साउंड। इन तीनों चीजें इसमें प्रोड्यूस होती है तो इसे हम कहेंगे एक्सप्लोजन। तो ये तीन डेफिनेशन थी, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और एक्सप्लोजन। रैपिड कंबस्शन का मतलब है कि रैपिडली किसी चीज में फायर लगती है, उनके एग्जांपल ये है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो है कि जिनमें जो फायर है वो सडनली बर्स्ट होती है, और जो एक्सप्लोजन है जिनमें लाइट, हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में बहुत जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। Thank you so much.